हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 गणित के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके मैथ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहले ही चैप्टर से है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं से लिखा हुआ है किसी धनात्मक, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप बताना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए है p एंड ऑप्शन नंबर बी है आपका p+1 एंड ऑप्शन नंबर सी है 2p एंड डी है 2p+1। देखो आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे पहले आपका जो धनात्मक पूर्णांक p है और प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप आपको बताना है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2p+1। ओके, तो ये हमारा सही आंसर है। आप लोग देख लो, मतलब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसे आप लोग लिख देना, यही आपका इंपॉर्टेंट और आप लोगों का यही राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन कई बार मैं बता भी चुका हूं और मॉडल पेपर में भी आया है, ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ठीक है, 14, 35। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 18, 25। ऑप्शन नंबर सी है 31, एंड 93 एंड डी है 32, 62। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो बताना है। तो देखो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 18, 25 यानी कि 18, 25। ये आपका सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखो सहअभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 होता है, तो अगर आप इनका HCF निकालोगे तो इनका 1 HCF होगा, इसलिए ये हमारा सहअभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां ध्यान से समझना, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। देखो आपको बताना है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। इसमें आपकी 4 परिमेय संख्या है और इसमें यह बताना है कि आपका कौन सा शांत दशमलव प्रसार में आपका व्यक्त किया जा सकता है। देखो ये तो आपका व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ आपकी 7 की घात 5 है, तो इसलिए आपका कोई शांत नहीं है, आपका अशांत है, ठीक है। और ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो शांत संख्याएं होती है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि आपका 17 है यानी कि 17 है, ये आपका खुद की संख्या से कटेगा, ठीक है। अब आपका ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आपका 77/210 और दूसरा 31/3125। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं। देखो ये आपका 210 है, इसको आप कर लेना, लेकिन आपका ये आएगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके देखा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3125, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे अब आप लोगों का थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा गिनती चेंज कर दिया गया, बस। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां लिखा है पाई है। जो पाई है ये क्या है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है एक पूर्णांक है एंड ऑप्शन नंबर बी है एक परिमेय संख्या, सी है एक अपरिमेय संख्या एंड डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपको बताना है कि पाई जो है ये क्या है। देखो वैसे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, लेकिन अब 22/7 अगर है तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसकी वैल्यू परिमेय संख्या है, बट इसमें आपको पाई बताना है, पाई क्या है। तो पाई वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, काम आएगा। तो यहां से आपको पाई और पाई की वैल्यू भी याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से समझना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। इनमें से आपका कौन सा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। देखो दोनों रेखाएं अगर देखा जाए तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ये भी आपका मतलब संभव है। वी है दोनों रेखाएं समांतर होंगी। भाई अगर दोनों रेखाओं को ऐसे करोगे तो समांतर हो ही जाएंगी, तो ये भी संभव है।
ऑप्शन नंबर सी है दोनों रेखाएं संपाती होंगी, तो दोनों रेखाएं संपाती भी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। देखो दोनों रेखाएं एक साथ प्रतिच्छेद और समांतर नहीं कर सकती, नहीं हो सकती, तो इसलिए आपका ये वाला संभव नहीं है। इसमें जो तीन आपके ऊपर के हैं ये तो संभव है, बट ये वाला आपका संभव नहीं है। तो आप याद रखना ये वाला क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण आपका 3x² - 6x + k है के मूल समान है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है आपका 6, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसमें आपको k की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ क्या कहा गया है ये समझो। यहाँ आपका मूल क्या है, समान है। मूल क्या है, समान है। अगर यहां से मैं पूछूं, अगर यहां आपका ये समीकरण है 3x² - 6x एंड प्लस k = 0। अब यहां से अगर ये मैं पूछूं कि यहां से a क्या है, v क्या है, c क्या है, तो आप बता सकते हो। a हमारा क्या है, a जो है ना, ये जो x² का गुणांक है यही हमारा a है। और v क्या है, v जो हमारा केवल x का गुणांक है यानी कि -6। और c क्या है, c हमारा जो ये है k। ठीक है, अब यहां आपसे ये भी कहा गया कि मूल समान है। ठीक है, तो यहां आप लोग ये भी याद रखना कि इनके जो मूल हैं ये समान है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, अगर मूल समान रहेंगे ना तो यही आप लोगों का है कि इसके जो विविक्तर होंगे वो शून्य होंगे। कितने होंगे, शून्य होंगे। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, यानी कि विविक्तर डी। ठीक है, ये आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया होगा, डी मतलब डी बराबर v² - 4ac, ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा। ठीक है, विविक्तकर क्या होंगे, विविक्तकर हमारे d बराबर होंगे 0। d बराबर क्या होंगे, 0। अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं v² - 4ac और d हमारा कितना है, 0। अब यहां से आप वैल्यू रख दो, वैल्यू हमारा v का कितना है, यहाँ -6 है, तो यहाँ -6 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। -4 × a की वैल्यू है 3 × c की वैल्यू है k बराबर 0। यहाँ जब आप 6 का वर्ग करोगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। और यहाँ आपका माइनस, यहाँ जब आप 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 के हो जाएगा एंड = 0। यहाँ से आपका -12 के है और इधर आपका बराबर हो जाएगा माइनस, आपका मतलब प्लस में है 36, इधर आएगा माइनस में 36 हो जाएगा। यहाँ से k बराबर -36 और बटे -12 और = 3। यहाँ से k की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3 मिला। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू अब आपसे कोई भी पूछे बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से थोड़ा सा अगर समीकरण चेंज भी कर दिया जाएगा तो यही सूत्र लगेगा बस। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ है समीकरण आपका x + 6 एंड x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। इनके आपके मूल ज्ञात करना है। ये तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेथड समझोगे तभी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 6,5, बी है -6,5 एंड हमारा सी है -5,6 एंड डी है -5,6। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपका ये कितना है, ये आप लोगों का है x + 6 एंड एक है x - 5, ये बराबर किसके हैं, 0 के। अब यहां से मैं x + 6 बराबर 0 लिख सकता हूं, तो यहां से मैं x बराबर क्या लिख सकता हूं, -6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। और यहां से हमारा x - 5 बराबर 0 हो जाएगा और यहां से हमारा x बराबर 5 हो जाएगा। तो यहां से जो हमें मूल मिलेंगे वो -6,5 मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप ऐसे मतलब आसान सा सवाल है और आप लोग याद कर सकते हो। -6,5, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा -6,5। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसानी से समझ में आ ही गया होगा क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है दो आकृतियां जिनके आकार समान है। मतलब आकार क्या है, समान है, और परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है शुभांशम आकृतियां, बी है समान आकृतियां, सी है समरूप आकृतियां, डी है सममित आकृतियां। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। देखो दो आकृतियां हैं जिनके आकार समान हैं, समान हो मतलब उनके आकार समान हो,
परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो वो क्या कहलाती हैं? वो आपका देखो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से राइट आंसर है समरूप आकृतियां। मतलब सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, उनके रूप समान हो चाहे उनका माप समान हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ आपका ये समान है, तो इसलिए आपका समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ये आप याद रखना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर तुरंत कट जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन। यहां आप लोग देखो A9 वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझना, ठीक है। 9 वाले क्वेश्चन में है दो बिंदुओं के निर्देशांक जो है -8,0 तथा आपका 0,-8 है, ठीक है। तो इन बिंदुओं से बने आपके रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वैसे आपके पास ऑप्शन नंबर ए है -8,4, बी है 4,-8 एंड सी है हमारा -4,-4 एंड डी है हमारा 4,4। तो इसका आप लोगों को मैंने पढ़ाया था मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र। अगर आपको सूत्र पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ आपके देखो, एक तो है आपका ये -8,0 और दूसरा हमारा है 0,-8, ठीक है, ये दोनों है। अब दो ही है ना, तो इसीलिए आपके x बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटे में 2, और यहां हमारा फिर y जो होगा y बराबर y1 + y2 बटे में 2। यहां से अगर आप x जो x है और y है इसकी वैल्यू ज्ञात कर लोगे ना तो आपको निर्देशांक मिल जाएगा। कौन सा? x, y, और यही निर्देशांक हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कैसे लगाओगे? मतलब यहां से आपको पता है x1 की वैल्यू क्या है, ये आगे वाला -8 है, प्लस आपका x2 की वैल्यू ये 0 वाला, ठीक है, ये 0 है, एंड बटे में 2, ये आपका क्या हो जाएगा -8 बटे 2, तो आपका -4 के बराबर हो जाएगा। अब यहां देखो फिर y वाला समझो, y वाला आप लोग y लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर आप लिख भी सकते हो, या फिर आप यहां लिख दो जैसे लिखा। अब यहां समझो y1 हमारा कितना है 0 एंड y2 हमारा कितना है -8 बटे में 2, ये भी आपका -4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा, फटाक से बताओ। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें मिलेगा -4,-4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। -4,-4 यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी -4,-4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग समझो, क्वेश्चन नंबर 10 पर फोकस करना यहाँ, ठीक है। लिखा हुआ है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 13, ऑप्शन नंबर डी है आपका 17। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वैसे आप लोगों को मध्य आपको क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी। तो इसके लिए आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया था, ठीक है। फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, 2 बार वीडियो बन चुका है फार्मूला का। तो यहां से आपका डी आपका बीच की दूरी है, और आप लोग ज्ञात कैसे करोगे? यहां से x1 - x2 का स्क्वायर कर लो, एंड आपका प्लस लगाओ बीच में, एंड y1 - y2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब यहां से x1 y1 ये सारी चीजें पता होगा। आगे वाले जो होते हैं ना ये x1 और x2 होते हैं, ठीक है। अब आगे वाला हमारा क्या है? आगे वाला हमारा है ये 5 है, मतलब x1, और आपका देखो माइनस यहां रहेगा और यहां -12 है तो ये प्लस हो जाएगा, +12 हो जाएगा। इसका वर्ग कर लो, एंड प्लस हमारा ये 0 - 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप वर्ग कर लो, जैसे वर्ग करोगे, ठीक है। अब ये वर्ग किए तो यहां से आपका देखो ध्यान से, ये आपका 0 0 तो इनका कोई मतलब है नहीं। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आपका ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर कर लो। अब यहां स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि आपका ये 17 इकाई आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा 17 यानी कि 17 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है। अब आप लोगों में समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है ये आप लोग ध्यान से समझना। लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट आपका बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। आपको ये बताना है कि इसके बराबर है। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ एक आसान सा
फैक्टर है। यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू रखो, यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज है। यहाँ आपके पास ऑप्शन नंबर ए है sin 60 डिग्री, बी है cos 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री एंड डी हमारे पास है sin 30 डिग्री। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखो यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री वटे में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ये ओके। अब आप लोग यहाँ आप लोग 2 में मल्टीप्लाई करोगे tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 ओके, एंड वटे में हमारा है 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर कर लो। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझना, यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ √3 बटे मतलब 2/√3 हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और बटे में ये आप लोगों का 1 प्लस 1 बटे मतलब यहाँ इसका रूट का हटेगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बराबर लगाकर, यहाँ 2/√3 है और यहाँ आपका मतलब 3 और 1 मतलब 3 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 3 कम 3 और यहाँ 1 4/3 हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, इसका गुणा इससे करा दो, इसका गुणा इससे करा दो, ठीक है, यानी कि यहाँ का 2√3 इंटू यहाँ आपका 3 है, यहाँ 3 ये वाला ऊपर रहेगा और यहाँ नीचे 4 रहेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ √3 से एक रूट यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ आप लोगों का जो 3 होता है वो 2 रूट के बराबर होता है, 2√3 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ 1√3 से मैंने 1√3 काट दिया, यहाँ √3 बच गया, तो यहाँ से √3/2 मिला और ये होता है sin 60 डिग्री की वैल्यू, sin 60 डिग्री की। तो यहाँ से आपका ये हो गया बच्चा पार्टी sin 60 डिग्री की वैल्यू, यहाँ से आपका sin 60 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग ध्यान से समझना, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1 के, ऑप्शन नंबर बी है 9 के, ऑप्शन नंबर सी है 8 के एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 0 के, यानी कि 0 के। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां से आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, 9 sec स्क्वायर ये और यहां माइनस tan स्क्वायर ये, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं 9 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। क्या कॉमन ले लूंगा, 9। जैसे मैंने यहां से अगर 9 कॉमन ले लिया, यहां बगल में ही समझ लो, मैंने 9 कॉमन ले लिया तो यहां बचा sec स्क्वायर ये और यहां बचा माइनस tan स्क्वायर ये, ओके। अब आप लोग एक बात समझना, यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा। sec स्क्वायर ये जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ये के। sec स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ये। तो आप यहाँ जो आपका sec स्क्वायर है वहां आप उसकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ आप 9 है, यहाँ sec कितना है, sec को मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ये एंड यहाँ माइनस tan है, tan स्क्वायर ये ऑलरेडी है, तो यहाँ से tan स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 में इंटू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 9 आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। काफी आसान सा क्वेश्चन था लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अब आप लोग समझो, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग फोकस करना। लिखा हुआ यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, जैसे एक वृत्त का परिमाप है और क्षेत्रफल है संख्यात्मक रूप से बराबर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर ए है 2 मात्रक, बी है पाई मात्रक, सी है 4 मात्रक एंड डी हमारे पास है 7 मात्रक। तो इसको आप कैसे लगाओगे, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को केवल थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों को यहाँ मान लो, माना हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो माना वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या को आप r मान लो, r है। अब यहां से मैं r, वैसे भी r ही होता है ना त्रिज्या। तो अब आप लोग यहाँ वृत्त का परिमाप देखो, वृत्त का परिमाप का फार्मूला पता होगा तभी लगेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे। वृत्त का परिमाप का जो होता है वो होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²।
अब यहाँ यही कहा गया है जो वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो, यानी कि इनको जो 2πr है और यहाँ πr², यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों को मैंने क्या किया, बराबर कर दिया। यहाँ से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ से एक आर से आपको क्या मिलेगा, एक आर की वैल्यू 2 मिलेगा और यही हमारा 2 हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। यहाँ से आपका 2 मात्रक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिज्या हमें 2 मिलेगा। यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझना है कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन, मतलब एक ठोस है उसको एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित कर दिया गया है, तो उसमें क्या कोई परिवर्तन होगा आयतन में? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, बी है घटेगा, सी पहले के समान, डी 2 गुना। तो अब आप लोग सोचो, मतलब कुछ ना बाहर निकाला गया है ना कुछ और मिलाया गया है, केवल उसी मतलब जितना उसमें वेट था, जितना आयतन था, उसी से दूसरा चीज बना दिया गया है, तो भाई क्या होगा, पहले के समान रहेगा ना। तो ये हमारा राइट आंसर है, पहले के समान। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य आप लोगों को पता होगा, काफी आसान है। 1 से लेकर 15 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं, आप लोग काउंट करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ठीक है, लगाकर। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 6, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो चलो अब हम लोग बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझना। जैसे आपका समांतर माध्य ज्ञात करना है ना, समांतर माध्य देखो, अब आप लोग ध्यान से समझना। 1 से कितना है 15 तक का, तो यहां से 1 के बाद 1 तो है नहीं कोई सम संख्या, 1 के बाद 2 आपका सम संख्या है, 2 का मतलब जो टेबल है वो पढ़ते चला जाओ, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14, बस इससे आगे नहीं, क्योंकि हमें केवल 15 के बीच तक ही जाना है, 15 की। अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट करके आप उतने से भाग दे देना, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लो, पूरा जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, देखो यहां से आपका 6 है, 6 12, ठीक है, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और 20 10 30, ठीक है, और 30 10 40, और यहाँ 2 और है 42 और 14 56 बटे 7। यहां से आपका कितना हो जाएगा, इसके आप कट करोगे तो आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका समांतर माध्य, यानी कि हमारा 8 सही हो जाएगा। तो ये है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे को आपको बिल्कुल कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रश्न देखो, यहां लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या, जैसे जो आपकी 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से आपको कोई संख्या बनाना है जिससे उनका योग जो है वो 9 है, ठीक है। यदि संख्या के अंक जो है उलट दिए जाएं, जो संख्या के अंक हैं उन्हें उलट दिए जाएं, तो बनने वाली संख्या होगा, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है होगी। जो बनने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 45 अधिक होगी। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। आपको यहां क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा 2 अंकों की संख्या, लाइक आपका 2 अंकों की संख्या यानी कि इकाई और दहाई, ठीक है। इसमें 2 अंक आ जाते हैं, इकाई और दहाई। तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि दहाई का अंक फिर इकाई का अंक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो कि माना कि जो हमारा दहाई का अंक है, क्या है, दहाई का अंक। सबसे पहले हम लोग मानेंगे जो दहाई का अंक है। तो सबसे पहले आप लिखो माना दहाई का अंक, यानी कि दहाई का अंक जो है वो बराबर है किसके, x के। आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, जो हमारा दहाई का अंक है उसे x मान लो, एंड तथा जो हमारा इकाई का अंक है, आप दहाई पहले मानो फिर आपको इकाई मानना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आप क्या मान सकते हो, इकाई के अंक को आप y मान लो, इकाई का अंक आप y मान लो, यानी कि दहाई और इकाई हमारा हो गया। अब 2 अंकों की संख्या, अब यहां अतः अब आप लोग ये बता सकते हो, अगर हमें दहाई और इकाई का अंक पता चल गया तो 2 अंकों से, यानी कि 2 अंकों
दो अंकों की संख्या। अब आपको बताना है जो दो अंकों की संख्या है। अब दो अंकों की संख्या आई होप कि आपको पता होगा, दो अंकों की संख्या यानी कि इकाई और दहाई। तो यहां हमारा इकाई है y यानी कि इकाई, और दहाई, दहाई हमारा 10 हो जाएगा यानी कि 10x, यानी कि दहाई में हमारा 10 रहेगा तो 10x, यानी कि 10x प्लस y ये हमारे हो जाएगा दो अंकों की संख्या। ओके, अब आपसे एक बात और कह रहा है कि अंक जो आप लोगों का ये तो हमारा है दो अंकों की संख्या, लेकिन अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अब यहां आपसे कह रहा है कि जैसे अंक उलट दिए जाएं तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। यहां आपको लिखना है अंक बदलने, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अगर हम अंक बदल दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो बहुत आसान है। तो अगर आप लोग अंक बदलोगे तो अंक बदलने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगा, देखो यहां से आप जहां x है वहां y कर लो, जहां y है वहां x कर लो, यानी कि यह हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। यही मैंने क्या किया, अंक बदल दिया, क्योंकि मैंने अंक को क्या माना था, अंक को ही मैंने x और y माना था। तो अंक को माना था तो इसलिए हम लोग अंक को पलटेंगे, यानी कि जहां x है वहां y कर देंगे, जहां y है वहां x कर देंगे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अब चलो, जो प्रश्न कह रहा है तो प्रश्नानुसार अब ध्यान से समझना। यहां सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा था कि दो अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां इनका योग कितना है, 9 है, यानी कि हमारा जो x है एक संख्या और प्लस y है दूसरी संख्या। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जो योग होगा वो 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। तथा अब आप लोग दूसरी चीज देखो, दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि यहां यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली जो संख्या है मूल संख्या से 45 अधिक है। यानी कि जब हम अंक बदलने पर जो ये हमें प्राप्त संख्या है तो जो बनने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 45 अधिक है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें, यानी कि जो हमारी बनने वाली संख्या है, बनने वाली संख्या कितना है 10y प्लस x, और बराबर हम करना चाहे मूल संख्या, यानी कि मूल संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है। अब ये देखो जो बनने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 45 अधिक है, तो इसमें अगर 45 जोड़ दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस आप इसी को सॉल्व कर लो, आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। यहां जो आप लोगों का लिखा हुआ है 10y प्लस x बराबर 10x प्लस वाई एंड प्लस आपका 45, बस इसे आप सॉल्व कर लो, आपका दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से समझना, जैसे यहां आपका x है, इन सब को आप क्या करो, जैसे आपका ये इनको इधर ट्रांसफर कर लो। जैसे आपका यहाँ क्या है, यहाँ 10y है, ध्यान से समझना 10y, तो ये y जो है इसको इधर ट्रांसफर कर लो y। ओके, आपने इसे इधर ट्रांसफर कर लिया, एंड यहाँ आपका क्या है प्लस x, और यहाँ आपका माइनस 10x, आप इस 10x को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, इधर आपका बराबर 45 है। आपको x आगे लिखना है क्योंकि समीकरण के हिसाब से x को आगे लिखना है। तो यहां अगर आप 10x में से x यानी कि x में से माइनस 10x घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 9x। क्या हो जाएगा, माइनस 9x। और यहाँ 10y में से माइनस y घटाओगे तो ये आपका प्लस में ही रहेगा, प्लस, एंड 9 में से आपका 1 जाएगा तो 9 आपका 10 में से 1 जाएगा तो 9y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बराबर 45। ठीक है, ये आपका मिला माइनस 9x, ठीक है, प्लस 9y बराबर 45। तो आप अगर, या फिर अगर आप इसमें क्या करो, किससे भाग दोगे, 9 से अगर आप दोनों पक्षों में भाग दे दोगे तो यहां आपका मिलेगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 9 पचे 45, यानी कि यहां आपका आएगा 5। 9 से मैंने भाग दिया है तो यहां हमें मिल जाएगा ये समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण फर्स्ट जो हमारा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जो समीकरण 1 है तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, इनको हमें जोड़ना है क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो यहां आपको लिखना है जोड़ने पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसको आप जोड़ोगे तो हमें समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, और दूसरा समीकरण है हमारा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहां जब आप इसे जोड़ोगे तो यहां आपका क्या होगा, यहां आपका x से x कट जाएगा, यहां आपका 2y हो जाएगा बराबर 9 एंड 5 14 हो जाएगा, और y बराबर हमारा हो जाएगा 14 वटे में आपका 2 हो जाएगा 2। यानी कि यहां से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, y की वैल्यू हमें 7 मिलेगा, y की वैल्यू हमें कितना मिला, 7 मिला। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर या फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से समझना, जो y है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप लोग देखो, हमें समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई यानी कि दोनों का योग बराबर 9 है। तो यहाँ y का हमें क्या मिलेगा, y आपका प्लस 7 है बराबर 9 है, और यहाँ से x बराबर 9 माइनस 7, यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 2। x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिला। अब आप संख्या हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ संख्या जो होगा, संख्या मैंने क्या माना था, यहां ध्यान से समझना, संख्या हमारा जो है वो 10x प्लस वाई है। क्या है, 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई आप रखो, यहां आपका 10 एंड x प्लस वाई, यहां से आपका 10x की वैल्यू 2 है एंड प्लस y की वैल्यू 7 है, 10 दुनाई 20 एंड 7 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो 27 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका 27 हमारा संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमारा संख्या ऐसे आपको ज्ञात करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड, आप इससे जोड़ लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये गुणनखंड बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपका क्लास 10 मैथ है उसका सबसे हार्ड गुणनखंड है। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से जो आपका द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मूल आप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले जो आपका समीकरण लिखा हुआ है उसे लिख लो। यहां है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मूल ज्ञात करने हैं, x की 2 वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से समझना। यहां अगर आपसे बात की जाए तो यहां 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि आपका जो मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 रूट 6, ठीक है, 2 रूट 6, और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहां जो हमारा फैक्टर बनेगा वो 3x स्क्वायर माइनस आपका बनेगा रूट 6, ठीक है, रूट 6 एंड प्लस रूट 6। अगर आप इसका गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 6, यहां प्लस 2 बराबर 0। यहां से आपका 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x और यहां माइनस एंड प्लस माइनस हो जाएगा रूट 6x एंड प्लस 2 बराबर 0। अब यहां आपको कॉमन क्या लेना है, यहां आपको कॉमन लेना है आपका अंडर रूट 3x। क्या लेना है, अंडर रूट 3x। तो यहां से जब आप अंडर रूट 3x कॉमन लोगे तो यहां आपका बचेगा रूट 3, क्योंकि ये आपका रूट 3 बचेगा, क्योंकि यहां जो 3 होता है वो रूट 3 इंटू रूट 3 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से एक रूट चला गया तो एक रूट बचा, यहां x बचेगा एंड यहां आप लोगों का क्या बचेगा, यहां से जब आपका रूट 3x चला जाएगा तो ये आपका रूट 3 इंटू 2, यानी कि ये आपका बचेगा माइनस रूट 2। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से आप माइनस रूट 2 कॉमन लोगे तो यहां आपका बचेगा रूट 3x एंड प्लस माइनस माइनस रूट 2 बराबर 0। अब देखो एक बात होना चाहिए गुणनखंड में कि आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मान बराबर होना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में हम इसे रख लेंगे यानी कि रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हमें जो ये बाहर बाहर मिला है जिसको हमने कॉमन लिया है रूट 3x माइनस रूट 2, यानी कि दोनों हमें बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब आप एक एक बार शून्य रख लो, जैसे यहां आप एक बार रखो रूट 3x माइनस रूट 2,
बराबर शून्य रखो, बराबर शून्य, तो यहां से आपको मिलेगा √3x बराबर, यहाँ आपका √2 माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा √2, और यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 2 अंडर रूट, देखो √2 भी है और यहाँ से 3 आएगा तो ये भी, तो दोनों का मैंने रूट कर लिया। अब आप एक बार इसे रखोगे, सेम आएगा, यहाँ से √3x माइनस √2 बराबर 0, आप सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपको x की वैल्यू वही मिलेगी 2/रूट, ये जो आपका रूट दोनों का रहेगा। तो हमें x के दो मूल मिले, एक हमारा ये है एक ये है, तो हमारा दोनों सेम है, तो यहाँ आप लोग लिख देना, तो इनके जो मूल हैं, यानी कि यहाँ जो हमारा इनके मूल होंगे x बराबर हमारा क्या मिलेगा, दोनों वही मिलेगा, एक बार √2/√3 एंड वही दोनों है, सेम है, तो इसका मतलब यही आपका मूल हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमें यहाँ आपका इसका जो मूल है आपको दिखा दिया, ये है, ठीक है, तो ये इनके मूल हैं। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणनखंड है, इसलिए आप लोग ध्यान से लगाना, सॉल्व करना, कोशिश करना लगाने का, अगर ना सॉल्व हो तो आप वीडियो देखकर 2-3 बार में समझ सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना। इसमें मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% आए, वही मैं आप लोगों से क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a, v और c त्रिभुज एवीसी के अंतःकोण है, जो एवीसी त्रिभुज है इनके अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। यहां आप लिखो हल और इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझो, हम जानते हैं, आई होप कि आप भी जानते होंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आप लोगों का कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, जो त्रिभुज है इसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। अगर इतना आपको पता चला तो यहां हमें दिया हुआ है त्रिभुज के अंतःकोण a प्लस v, सॉरी इसको आप b लिख लेना, प्लस c, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ध्यान से समझना, हमें क्या प्रूव करना है, यही जो आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, इतना आपको पता चला, अब हम इधर केवल रखेंगे क्या क्या, v प्लस c केवल रखेंगे, इधर हम लोग v प्लस सी केवल रखेंगे और इधर हम लोग भेज देंगे जो हमारा 180 डिग्री है और माइनस a। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब दोनों पक्षों में हम लोग 2-2 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे, यानी कि यहां जो हमारा होगा v प्लस सी बटे 2। यहां मैंने दोनों पक्षों में करा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा समीकरण में। यहां जब मैंने दोनों पक्षों में दिया तो यहां जब मैं 180 में भाग दूंगा 2 से तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका, या फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, ठीक है, 180 लिख देता हूँ एंड माइनस a बटे में 2, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो इस चीज़ को आप बराबर लिख सकते हो, देखो 180 को 2 बार काटोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस a बटे में 2। ओके, अब देखो दोनों आप लोग दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर आपको साइन लेने पर, क्या लेने पर, जो दोनों ओर, ब्लैक्स लिख देता हूं, दोनों ओर साइन लेने पर, अगर आप दोनों तरफ साइन लोगे तो फिर आप लोग देख सकते हो, पहले हमें क्या है, यहां मैंने साइन ले लिया, तो साइन आपने ले लिया तो यहां आपका क्या है, v प्लस सी है एंड बटे में 2, देखो सेम हो रहा है ना, v प्लस सी बटे में 2, और इधर आपका है, यहां साइन लोगे तो यहां आपका है 90 डिग्री माइनस a बटे में 2, आपका ये है। ओके, इतना समझ में आया।
अब यहां आपको एक चीज दिख रहा होगा यहां कि आप लोगों को यहाँ 90 साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ एक आपका सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो बराबर होता है कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। ये याद रखना, आप लोगों को याद रखना है कॉस थीटा, यानी कि थीटा भी लेना है। तो यहां आप लोगों का है साइन v प्लस सी बटे में 2, b प्लस सी बटे में 2 और बराबर है साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो यहां आपका हो जाएगा कॉस a बटे 2। तो अतः जो हमें मिलेगा, हमें यही प्रूव करना था। अतः मैं एक बार और लिख देता हूं, हमें क्या प्रूव करना था? साइन v, ध्यान से देखना, v प्लस सी बटे में 2 बराबर v प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस a बटे में 2। यही तो हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। देख सकते हो साइन b प्लस सी, ध्यान से देखो ऊपर, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर है कॉस a बटे 2, कॉस a बटे 2। तो ये काफी आसान है प्रूव करना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, तो इसलिए मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरीका से बता दिया कि आप जिंदगी में ना भूलो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी आसान है, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। ये मैंने इसे सिद्ध कर दिया। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का। मैंने आपको बताया है ऊंचाई और दूरी और रचनाएं में से 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। और ये जो है ना क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस का। जरूर आप लोग रिपीट करके रिविजन करके जाना, ठीक है। यहां देखो लिखा हुआ एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो मीनार के नीचे का पॉइंट है, नीचे का जो आप लोगों का पाद बिंदु होता है, वहां से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको सबसे पहले फिगर के साथ समझाऊंगा, फिर आप इस पर ध्यान देना जो मैंने लिखा है। सबसे पहले आपको एक फिगर समझना है। मैं एक मीनार बनाता हूं, मीनार AV। ये हमारा एक मीनार है जिसका नाम है A और V, A और V, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? इसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हो 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसी के सामने एक भवन है। भवन मैं मान लेता हूं CD, तो यहां मैं एक भवन बनाता हूं CD। ये एक भवन है, भवन का नाम है C एंड D। इसको मैं मान लेता हूं X मीटर, X मीटर इसकी दूरी है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही आपको पॉइंट समझना है, ये हमारा CD है। अब मेन पॉइंट क्या समझना है वो आपको ध्यान देना है कि इसके जो आप लोगों का मीनार है ना, मीनार के जो आप लोगों का मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि ये जो मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु का नीचे का बिंदु, उसका मतलब है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर से मैंने जोड़ दिया, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मीनार के जो ये देखो, अब यहां भवन के पाद बिंदु से जो मीनार का उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है। ये हमारा कितना है? ये 60 डिग्री है। ये कितना है? ये कोण ये है 60 डिग्री। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, आपका सारा क्वेश्चन लग चुका है। ये हमारा भवन है, ये क्या है? भवन है, और वो आपका मीनार है। यही भवन की ऊंचाई यानी कि X हमें ज्ञात करना है। अब यहां मैंने लिख दिया है, माना AV एक मीनार है। क्या है? AV जो है एक मीनार है, और मैंने यहां दिखा दिया है AV क्या है? एक मीनार है। बहुत अच्छा चित्र बना है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई तो 50 मीटर मैंने लिखा है। मीनार के पाद बिंदु V से एक भवन CD के चोटी D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। आप इसे लिखो या ना लिखो, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जबकि भवन के आधार बिंदु से C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है,
और मीनार के आधार V से भवन के आधार की दूरी VC है। इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये VC है। ओके, अब यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, तथा भवन की ऊंचाई हमने CD बराबर x मान लिया है और हमें यही x की वैल्यू ज्ञात करना है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब आप लोग एक बात समझना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्या लेना है, समकोण त्रिभुज। आपका सबसे पहले समकोण, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज AVC में, AVC में, अब जो आपका समकोण त्रिभुज AVC में क्या करना है, हमारा A है, V है, C है, इसका जो एंगल है वो कितना है, ये 60 डिग्री वाला AVC। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग करेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहां ध्यान से समझना, tan C का मतलब मैंने ये आपका कोण माना जाएगा 60 डिग्री वाला, बराबर है tan बराबर क्या होता है, मैं बता दूं, LAL बटे KA, यानी कि लंब बटे आधार। याद रखना लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है ये आपका AV, क्या है, AV आपका लंब है और आधार है VC हमारा क्या है, आधार है। तो लंब हमारा क्या है, लंब है AV और आधार है VC। अब आप वैल्यू रख दो, यहां आपका tan 60 डिग्री है, यहां आप tan 60 डिग्री रख दो और बराबर हमारा VC है 50 मीटर, और सॉरी AV 50 मीटर है और VC आपको नहीं पता। ओके, VC तो पता नहीं है और इसका मान होता है √3, जो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और यहाँ 50 बटे VC। अब यहां से अगर VC की वैल्यू पूछा जाए, VC, तो यहां जहां VC है वहां √3 सेट कर दो, यानी कि यहां हमारा √3 हो जाएगा मीटर। तो यहां से हमें ये मिला, जो हमारा VC है, ये VC कितना मिला, 50 बटे √3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज हम लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, VCD, ठीक है। अब हम लोग यहां लेंगे त्रिभुज VCD। अब आप पुनः आप दूसरा त्रिभुज ले लो। हमारा दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज VCD में। अब यहां आपका tan कितना है, tan 30 डिग्री है, यहां tan 30 डिग्री रखो और हमारा लंब, यानी कि लंब इसमें क्या है, लंब हमारा है C एंड D और बटे आधार है V एंड C। यहां से अभी आप देखो CD हमारा x है, यहीं से आप x की वैल्यू ज्ञात कर लो। देखो अब आप tan 30 डिग्री, चलो अभी मान रख देते हैं, यहाँ CD हमारा x है और VC अभी पता चल जाएगा। हमारा यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, क्या होता है 1/√3 और यहाँ बराबर x और बटे में आपका VC की वैल्यू यहाँ है 50 बटे √3। अब यहाँ से इस x को आपको इधर करना है, ध्यान से समझना। अब आपका यही क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा। यहां आपको इस x को इधर करना है और यहां मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ये आपका 50√3 जो है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ध्यान से समझना। ये 50√3 और ये जो √3 है ये क्या है, यहां आपका हर में है, लेकिन अब जब आपका यहां आएगा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा, यहां आपका जैसा है वैसा लिख दो 1/√3, बस 50 बटे √3 और यहाँ गुड़े 1/√3, जैसा है वैसे लिख दो। यहाँ से आपका आएगा x बराबर 50 बटे 3 और इसको आप लिख सकते हो 16 सही 2/3 मीटर। अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ हमारा 16 सही 2/3 कैसे आया। कुछ नहीं है, यहाँ 3 से आप 50 में भाग दो, 3 एकम 3, यहाँ 2 आएगा, 3 6 18 और यहाँ आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये 16 जो है ना, ये 16 यहाँ रख दिया, ये वाला 16 मैंने यहाँ रख दिया और ये जो 2 हमारा शेष आया है मैंने ऊपर रख दिया और नीचे जो आप लोगों का जिससे भाग दिया 3 से ही। तो ये हमारा है पूरे भवन की ऊंचाई। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ये है हमारे मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैथ का सारा जो है और आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, वरना आप लोगों का कई सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करके जाना। पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना,
शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड आप लोगों को ऐसे ही और सारे मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो दिए जाएंगे, केवल आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।